तो आज स्टूडेंट देखेंगे केमिस्ट्री का जो 12th क्लास की जो तुम्हारी केमिस्ट्री ईपी बोर्ड में है, जो आपका जो महत्वपूर्ण चैप्टर तुम्हारा जो विलयन है, यानी सॉल्यूशन जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं। सबसे पहले आज हम विलयन के बारे में पढ़ेंगे। विलयन बेहद ही आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है, परीक्षा में अधिक से अधिक आएगा। जो 12th क्लास में 2024 की परीक्षा आ रही है उसमें अति महत्वपूर्ण सबसे मतलब चैप्टर है तुम्हारा विलयन। तो विलयन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो विलयन की डेफिनेशन क्या होती है। तो तुम्हारा जो विलयन है, विलयन का मतलब होता है कि जब दो या दो से अधिक, यानी जब दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। यानी दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। यानी मतलब क्या है, विलयन किसे कहते हैं? अगर आपसे कोई पूछे कि परिभाषा पेपर में आए कि विलयन कैसे कहते हैं, तो बताएंगे आप दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। यानी विलयन का प्रत्येक जगह पर जो संगठन होता है और गुण होता है वो कैसा होता है? समान होता है। यानी यहाँ से याद रखेंगे, समांगी से याद रखेंगे। सा से क्या होता है? संगठन, और गा से क्या होता है? गुण। यानी जब किसी मिश्रण के संगठन और गुण कैसे होते हैं? समान होते हैं, तो उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। यानी जब किसी मिश्रण के संगठन और गुण कैसे होते हैं? समान होते हैं, तो उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। इसका मतलब है कि दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। ये तुम्हारी विलयन की परिभाषा हुई। अब इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले एग्जाम्पल। यानी विलयन के जो एग्जाम्पल वो क्या होते हैं? तुमने देखा होगा और पिया भी होगा, जो शरबत, यानी शरबत होता है। यानी क्या? शरबत जिसे अंग्रेजी में हम सिरप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिरप। जो मेडिसिन होती है, शरबत जो मतलब चीनी और जल का घोल होता है, चीनी और जल का मिश्रण होता है, वो क्या कहलाता है? शरबत कहलाता है। और तुम देखा होगा शीतल पेय यानी कोल्ड ड्रिंक यानी कोल्ड ड्रिंक होती है, वो भी एक प्रकार क्या है? तुम्हारा विलयन है। यानी शीतल पेय के अंदर क्या होता है? ठंडा वाटर होता है और प्लस CO2 गैस होती है। जब हम किसी जल के अंदर हाई प्रेशर पर और लो टेम्परेचर पर CO2 को मिक्स कर देते हैं, तो वह क्या बन जाता है? शीतल पेय बन जाता है। ठीक है, तो यह भी एक प्रकार का आपका विलयन है। और तुमने देखा होगा सोडा वाटर। क्या देखा है? सोडा वाटर। जो सोडा जल या सोडा वाटर होता है वो भी क्या है? तुम्हारा एक प्रकार का विलयन है। सोडा वाटर के अंदर जो CO2 गैस होती है वो विलय होती है, और वाटर यानी जल होता है वो तुम्हारा क्या? विलायक होता है। इसी तरह से देखा होगा तुमने नींबू जल। क्या देखा है? नींबू जल। और पिया भी होगा। नींबू जल मतलब होता है नींबू का जूस होता है वो विलय होता है, और जल क्या होता है? विलायक होता है। इसी तरह से जो तुम देखा होगा एथिल अल्कोहल, यानी एथिल अल्कोहल और जल का मिश्रण। एथिल अल्कोहल और जल का मिश्रण। एथिल अल्कोहल और जल का मिश्रण, ये भी क्या है? तुम्हारा एक प्रकार का विलयन है। तो आप विलयन समझ गए होंगे, जैसे कि दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों का समांगी मिश्रण ही विलयन कहलाता है। एग्जाम्पल में शरबत के अंदर क्या होता है? चीनी और जल का घोल, शरबत कहलाता है। शीतल पेय CO2 और जल का मिश्रण, शीतल पेय कहलाता है। सोडा वाटर यानी CO2 और जल का मिश्रण, सोडा वाटर कहलाता है। नींबू जल, नींबू के जूस और जल का मिश्रण, नींबू जल कहलाता है। एथिल अल्कोहल और जल का मिश्रण, जब शराब को जल में घोला जाता है, जल में विलय किया जाता है, तो भी एक प्रकार का क्या होता है? विलयन होता है। विलयन आप समझ गए होंगे। विलयन के दो घटक होते हैं। विलयन कितने घटक होते हैं? दो। यानी विलयन के घटक कितने होते हैं? दो घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं? दो घटक। पहला घटक होता है तुम्हारा विलय, और दूसरा घटक होता है विलायक। यानी विलयन का पहला घटक क्या होता है? तुम्हारा विलय, और दूसरा घटक क्या होता है? विलायक। विलय का मतलब होता है कम मात्रा। यानी विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम क्या कहते हैं? विलय कहते हैं। और विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है, मात्रा अधिक या अधिक मात्रा, यानी विलयन के जिस घटक की
मात्रा अधिक होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। और बिलियन के जिस घटक की मात्रा कम होती है उसे हम विलेय कहते हैं। इतना समझ गए होंगे। अब जैसे आपका एक बिलियन है, क्या है, बिलियन, इधर बिलियन लिखेंगे और बिलियन के अंदर क्या लिखेंगे, विलायक। क्या लिखेंगे, विलायक। जैसे बिलियन पहला तुम्हारा क्या है, पहला भी मान लिया हमने शरबत लिया, क्या लिया, शरबत। तो शरबत के अंदर तुम्हें पता ही है कम मात्रा क्या होती है, चीनी होती है। हम चीनी कम मिलाते हैं, जल को ज़्यादा मिलाते हैं। कम मात्रा क्या है तुम्हारी, चीनी होगी इसके अंदर विलेय, यानी शुगर, जिसका सूत्र होता है C12H22 हो गया है। अधिक मात्रा जल लेते हैं, यानी जल, ये क्या है तुम्हारा, इसका अर्थ सूत्र होता है H2। यानी जब भी हम शरबत का एक बिलियन बनाते हैं तो उसमें चीनी की मात्रा कम मिलाते हैं और जल की मात्रा अधिक मिलाते हैं। इन दोनों का मिश्रण बनकर एक शरबत नाम का एक बिलियन बन जाता है। इसी तरह देखते हैं हम शीतल पेय। शीतल पेय, शीतल पेय के अंदर यानी जो कोल्ड ड्रिंक होती हैं उसमें क्या करते हैं, CO2 गैस मिक्स करते हैं। CO2 की कम मात्रा, यानी लिखेंगे इसमें CO2 गैस। CO2 गैस का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड, विलेय होती है, और जल यानी H2O क्या होता है तुम्हारा, विलायक होता है। उसी तरह से तुम्हारा देखा होगा कि सोडा वाटर भी इसी तरह होता है। जब हम जल के अंदर CO2 गैस मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, सोडा वाटर बन जाता है। और नींबू जल, जिसे हम शिकंजी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, नींबू जल। नींबू जल को क्या कहा जाता है, शिकंजी। तो इसमें क्या करते हैं, नींबू जूस, क्या करते हैं, नींबू जूस के अंदर नींबू जूस की कम मात्रा को मतलब जल की अधिक मात्रा में मिलाते हैं, जल की अधिक मात्रा में मिला देते हैं, जिससे एक नींबू जल नाम का, नींबू वाटर, लेमन वाटर नाम का एक बिलियन बन जाता है। इसी तरह पढ़ेंगे हम एथिल अल्कोहल और जल का मिश्रण। जब भी हम एथिल अल्कोहल जानते हो, एथिल अल्कोहल प्लस जल, यानी एथिल अल्कोहल का जो अणुसूत्र होता है वो तुम्हारा C2H5OH। यानी जब भी हम एथिल अल्कोहल की जब कम मात्रा लेकर जल में मिला देते हैं, किस में मिला देते हैं, जल में, तो यह तुम्हारा एक प्रकार का मिश्रण बन जाता है, जिसे या विलेय बन जाता है, जिसका संगठन और गुण हर जगह कैसा होता है, समान रहता है। तो ये सभी क्या आपके विलेय थे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा, क्या होता है, टिंचर आयोडीन। कौन सा होता है, टिंचर आयोडीन। टिंचर आयोडीन में क्या होता है, आयोडीन, यानी टिंचर आयोडीन के अंदर आयोडीन क्या होता है, विलेय होता है, यानी आयोडीन विलेय होता है, और विलायक क्या होता है तुम्हारा, एथिल अल्कोहल। क्या होता है, एथिल अल्कोहल। यानी जब भी हम आयोडीन को एथिल अल्कोहल के अंदर मिक्स कर देते हैं या मिश्रित कर देते हैं, जिससे एक टिंचर आयोडीन नाम का एक विलेय बन जाता है। तो आप सभी लोग विलेय के बारे में और विलेय के बारे में और विलायक के बारे में अच्छी तरह समझ ही गए होंगे। तो आप इन हेडिंगों को अच्छी तरह से नोट करें और याद करें। अब देखते हैं स्टूडेंट, अब जो तुम्हारे अंगों के हिसाब से विलेय होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। अंगों के आधार पर विलेय कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। यानी पहला तुम्हारा है द्विअंगीय विलेय, दूसरा होता है तुम्हारा त्रिअंगीय विलेय। यानी जब भी तुम्हारा किसी विलेय के दो घटक हों, कितने घटक हों या दो अंग हों, पहला विलेय हो और दूसरा विलायक हो, यानी विलायक A हो, विलेय B हो, तो क्या कहलाता है, द्विअंगीय विलेय कहलाता है। क्योंकि इसके कितने अंग हैं, पहला विलायक A और दूसरा विलायक B, पहला अंग और दूसरा अंग, तो इसे हम द्विअंगीय विलेय कहते हैं। जब किसी विलेय के तीन अंग हों तो इसे हम क्या कहते हैं, त्रिअंगीय विलेय कहते हैं। जैसे कि तुम्हारा यानी पहला होगा तुम्हारा विलायक A,
ए और दूसरा होगा विलेय बी और तीसरा होगा विलेय सी। यानी त्रिअंगी विलयन किसे कहते हैं? जब किसी विलयन के मतलब विलायक ए पहला घटक हो, दूसरा विलेय बी हो और तीसरा विलेय सी हो। तो इस स्थिति में पहला, दूसरा और तीसरा कितने अंग हो जाते हैं? इसके 3 अंग हो जाएंगे, तो इसे त्रिअंगी विलयन कहेंगे। तो इसमें क्या होता है? ठोस, द्रव, गैस तीनों को लिया जाता है। ठोस, द्रव और गैस तीनों को लेते हैं और इसमें सिर्फ यानी दो अवस्था ली जाती है, या तो ठोस ठोस लेंगे या द्रव द्रव लेंगे या गैस गैस लेंगे, यानी 2 अवस्थाओं को लिया जाता है, सिर्फ 2 अवस्थाओं को लेते हैं। इसमें एक साथ 3 अवस्थाओं को ले सकते हैं, ठोस, द्रव, गैस। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे तुम्हारे द्विअंगी विलयन। द्विअंगीय विलयन, जो तुम्हारे द्विअंगी विलयन हैं उनके प्रकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रकार। पहला तो तुम्हारा होता है किसके आधार पर? भौतिक प्रावस्था के आधार पर। भौतिक प्रावस्था के आधार पर, प्रावस्था के आधार पर। दूसरा होता है तुम्हारा रासायनिक प्रावस्था के आधार पर। रासायनिक प्रावस्था के आधार पर, यानी तुम्हारी जो भौतिक प्रावस्था के आधार पर विलयन होते हैं वो पहले पढ़ेंगे। भौतिक प्रावस्था के आधार पर विलयन, यानी भौतिक प्रावस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं। भौतिक प्रावस्था के आधार पर विलयन 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं। समझ गए? यानी अंगों के आधार पर विलयन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। पहला द्विअंगी विलयन, इसमें पहला अंग विलायक ए होगा, दूसरा विलेय बी होगा। यानी ये दोनों 2 अवस्थाओं पर चलते हैं, कौन सी भी 2 अवस्था ले लो, ठीक है। तो त्रिअंगी विलयन क्या होता है? जिसमें विलायक ए और पहला घटक, दूसरा विलायक बी, दूसरा घटक, तीसरा विलायक सी, तीसरा घटक होता है। इन तीनों घटकों को मिलाकर त्रिअंगी विलयन बन जाता है। अब द्विअंगी विलयन के प्रकार। द्विअंगी विलयन के प्रकार यानी भौतिक प्रावस्था के आधार पर होते हैं। नंबर 2 रासायनिक प्रावस्था के आधार पर होते हैं। तो भौतिक प्रावस्था के आधार पर जो विलयन होते हैं तो हमारे 9 प्रकार के होते हैं। तो अब देखते हैं, आगे बताएंगे थोड़ी देर में, नोट करें इसे। तो अब देखते हैं स्टूडेंट, जो तुम्हारे मतलब भौतिक प्रावस्था के आधार विलयन जो 9 प्रकार के होते हैं, अब उन्हें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे विलायक की प्रकृति के आधार पर जो विलयन होते हैं। पहला होता है तुम्हारा ठोसीय विलयन। कौन सा होता है? ठोसीय विलयन। और दूसरा होता है तुम्हारा मतलब द्रवीय विलयन। कैसा होता है? द्रवीय विलयन। और तीसरा होता है तुम्हारा गैसीय विलयन। गैसीय विलयन यानी जब किसी विलयन का विलायक कैसा हो, जब किसी विलयन का विलायक कैसा हो, ठोस हो, तो उसे हम ठोसीय विलयन कहते हैं। जब किसी विलयन का विलायक कैसा हो, द्रव हो, तो उसे द्रवीय विलयन कहते हैं। जब किसी विलयन का विलायक गैस हो तो उसे हम गैसीय विलयन कहते हैं। यानी विलायक की प्रकृति के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला ठोसीय विलयन, दूसरा द्रवीय विलयन और तीसरा होता है तुम्हारा गैसीय विलयन। अब ठोसीय विलयन भी तुम्हारे कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3। तो पहला कौन सा है? पहला है जब तुम्हारा विलेय कैसा हो, ठोस हो, और विलायक कैसा हो, ठोस। यानी इस तरह से लिखो, ठोस, द्रव और गैस। और इस तरफ देखेंगे तीनों में ठोस, ठोस, ठोस। यानी जब विलेय ठोस हो और विलायक भी ठोस हो तो उसे ठोस ठोस विलयन कहते हैं। जब तुम्हारा द्रव विलेय हो और विलायक ठोस हो तो उसे भी द्रव ठोस विलयन कहते हैं।
जब विलेय गैस हो और विलायक ठोस हो तो उसे भी हम गैस ठोस विलयन कहते हैं। ये तीनों ही विलयन ठोसे विलयन के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले हम इसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे। किसका पढ़ेंगे? इसका एग्जाम्पल, फिर इसका एग्जाम्पल, फिर इसका एग्जाम्पल। यानी ठोस ठोस विलयन का एग्जाम्पल क्या होता है? जब हम यानी कोई ठोस तुम्हारा एक विलेय हो और ठोस क्या हो? विलायक हो। तुमने देखा होगा जो तुम्हारे सुनार होता है, जो गहने बनाता है, आभूषण बनाता है, सोने की चीज़ें बनाता है, उसमें तुम्हारा शुद्ध सोना कितने का होता है? 24 कैरेट का होता है। लेकिन 24 कैरेट के शुद्ध सोने से गहने तैयार नहीं किए जा सकते, आभूषण तैयार नहीं किए जा सकते। इसलिए हम क्या करते हैं, या सोनार क्या करता है कि उसमें 2 कैरेट की या 4 कैरेट की अशुद्धियों को मिला देता है। अशुद्धि वो क्या होती है? कॉपर होती है। तो कॉपर किस अवस्था में होता है? ठोस अवस्था में होता है। और सोना भी किस अवस्था में होता है? ठोस अवस्था में होता है। तो सोने की मात्रा उसमें ज़्यादा होती तो विलायक हो जाता है ठोस अवस्था में, और उसमें कॉपर की मात्रा यानी तांबे की मात्रा कम होती है वो तो क्या हो जाता है? तुम्हारा विलेय हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में तुम्हारा एग्जाम्पल बनेगा कॉपर प्लस Au, यानी कॉपर मतलब तांबा, Au मतलब सोना। कॉपर का मतलब क्या है? तांबा, Au मतलब सोना है। जब कॉपर यानी तांबा को सोने में मिक्स किया जाता है, जब मिला दिया जाता है तो एक प्रकार का ठोस ठोस विलयन बनता है। अब देखते हैं द्रव और ठोस, यानी विलेय द्रव हो और विलायक क्या हो? ठोस हो। तो तुमने देखा होगा कि द्रव क्या हो? तुम्हारा विलेय हो, और विलायक क्या हो? तुम्हारा ठोस हो। तो तुमने देखा होगा जो तुम्हारी मरकरी होती है यानी पारा, पारा किस अवस्था में होती है? द्रव अवस्था में होती है। जो पारा मरकरी है Hg वो किस अवस्था में? द्रव अवस्था में होती है। जब उसे हम सोडियम के साथ अम्लगित करते हैं, क्या करते हैं? सोडियम के साथ इसका अमलगम बनाते हैं तो क्या बनता है? तो उसी को हम क्या कहते हैं? द्रव ठोस विलयन कहते हैं। यानी जो मरकरी होती है वो द्रव अवस्था में होती है, जो विलेय है, और सोडियम होता है वो विलायक होता है, जो किस अवस्था में? ठोस में होता है। तो इन दोनों को मिलाने पर क्या बन जाता है? द्रव ठोस विलयन बन जाता है। अब देखेंगे गैस ठोस, यानी विलेय गैस हो और विलायक क्या हो? तुम्हारा ठोस हो। तो तुमने देखा होगा कि जो तुम्हारी H2 गैस होती है, या H2 गैस किस में घुली जाए? H2 गैस पैलेडियम धातु में घुलती जाए। यानी जो हाइड्रोजन गैस है वो पैलेडियम Pd यानी पैलेडियम धातु में जब हम मिक्स कर देते हैं या मिला देते हैं या मिश्रित कर देते हैं तो क्या बन जाता है? गैस ठोस विलयन बन जाता है। अब देखते हैं द्रवीय विलयन। यह भी तुम्हारा कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। जैसे तुम्हारा ठोसे विलयन 3 प्रकार था, उसी तरह से तुम्हारा द्रवीय विलयन भी 3 प्रकार का होता है। अब क्या करेंगे? यहाँ पर हम ठोस लिखेंगे, यहाँ पर द्रव लिखेंगे, और यहाँ पर गैस। और जो विलायक होगा तीनों में क्या होगा? तुम्हारा द्रव होगा। विलायक क्या होगा? तीनों में द्रव होगा। तो इसका भी एक एग्जाम्पल होगा, इसका भी होगा और इसका भी होगा। यानी ऐसा कोई एग्जाम्पल हम तुम्हें बताएंगे जिसमें विलेय ठोस हो और द्रव क्या हो? विलायक हो। तो आपने देखा ही होगा जो ग्लूकोज होता है, क्या होता है? ग्लूकोज, जिसका अर्धसूत्र C6H12O6 होता है। यानी ग्लूकोज को जब जल में मिक्स करते हैं, किस में जल में मिक्स करते हैं? जब ग्लूकोज को जल में मिक्स करते हैं तो ग्लूकोज कैसा होता है? ठोस होता है, और जो जल होता है वो कैसा होता है? द्रव होता है। तो इन दोनों को मिलाने से एक प्रकार का ठोस द्रव विलयन बनकर तैयार हो जाता है, जो किसके अंतर्गत आता है? द्रवीय विलयन के अंतर्गत आता है। अब क्या करेंगे? द्रव विलेय हो और द्रव विलायक हो। तो ऐसे तुम जानते ही हो कि जो एथिल एल्कोहल होता है C2H5OH, और द्रव कैसा है तुम्हारा? मतलब जो तुम्हारा एथिल एल्कोहल है वो उसकी अवस्था कैसे? द्रव होती है। और विलायक में क्या लेंगे? जल। यानी जब भी हम एथिल एल्कोहल को जल में मिक्स करते हैं तो क्या बन जाता है? द्रव द्रव विलयन बनकर तैयार हो जाता है। उसी तरह से देखते हैं कि विलेय गैस हो और विलायक क्या हो? द्रव हो। तुम देखा हो गैस कौन सी लेंगे हम? O2, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को तुम पता है जल में घुली हो। जब ऑक्सीजन जल में घुली हो या जल में ऑक्सीजन घुली हुई होती है, तुम्हें पता है जब ऑक्सीजन जल में घुली हो तो उसे हम क्या कहें? गैस द्रव विलयन कहते हैं। इसमें जो गैस ऑक्सीजन होती है वो गैस अवस्था में होती है, H2O जल होता है वो एक द्रव अवस्था में होता है। इसी तरह तुम्हारा गैसीय विलयन, जो गैसीय विलयन होता है वो भी कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? जिस तरह से तुम्हारे ठोसे विलयन 3 प्रकार के थे, द्रवीय विलयन 3 प्रकार के थे, उसी तरह से सेम गैसीय विलयन भी 3 प्रकार का होता है। तो पहला क्या होगा तुम्हारा? इसमें ठोस
लिखेंगे, द्रव लिखेंगे और गैस लिखेंगे। इसमें क्या होगा, तीनों में जो विलायक होगा वो क्या होगा तुम्हारा, गैस होगा। तीनों में विलायक क्या होगा तुम्हारा, गैस होगा। तीनों में विलायक क्या हो जाएगा तुम्हारा, गैस। इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, इसका एग्जाम्पल और इसका एग्जाम्पल। मतलब एक ऐसा गैसीय विलयन जिसमें विलय ठोस हो और विलायक क्या हो, गैस हो। तो तुमने देखा होगा कपूर, कपूर तो जानती हो, इसका अर्थ सूत्र होता है C10H16O, यानी कपूर को, यानी जो तुम्हारी कपूर ठोस अवस्था में होता है इसका अर्थ सूत्र होता है C10H16O, यानी C10H16O। इसको जब हम इसमें मिक्स करते हैं नाइट्रोजन गैस में, यानी इसकी गैस को जब इसकी नाइट्रोजन गैस में मिक्स करते हैं तो क्या बन जाता है, ठोस गैस विलयन बन जाता है। तो कपूर किस अवस्था में होता है, तुमने देखा ही होगा, ठोस अवस्था में पाया जाता है। क्योंकि जब भी पूजा करते हैं हम हवन सामग्री में चढ़ाते हैं या जलाते हैं तो वो जलाने से पहले जो कपूर होता है वो किस अवस्था में पाया जाता है, ठोस अवस्था में पाया जाता है। नाइट्रोजन तो आप जानते ही N2 गैस अवस्था में होती है, तो ठोस और गैस मिलकर ठोस गैस विलयन बना देते हैं। तो क्या होगा, इस तरह द्रव मतलब विलय द्रव हो और गैस क्या हो तुम्हारा, विलायक हो। तो तुम्हें मालूम है कि जो तुम्हारा क्लोरोफॉर्म होता है, क्या होता है, क्लोरोफॉर्म CHCl3, ये क्या है तुम्हारा, क्लोरोफॉर्म का सूत्र है, यानी CHCl3 क्लोरोफॉर्म का सूत्र है। जब ये किस अवस्था में होता है तुम्हारा, द्रव अवस्था में होता है। जब इसमें हम नाइट्रोजन गैस मिला देते हैं, क्या मिला देते हैं, नाइट्रोजन गैस, यानी CHCl3 क्या है तुम्हारा, क्लोरोफॉर्म है, जो किस अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में होता है। जब हम N2 गैस में नाइट्रोजन गैस में मिक्स कर देते हैं तो तुम्हारा द्रव गैस विलयन बन जाता है। तीसरा पढ़ेंगे हम गैस, यानी विलय भी गैस हो और विलायक भी गैस हो। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब हम H2 गैस को यानी N2 गैस में मिलाते हैं, यानी जब H2 गैस की कम मात्रा को N2 गैस की यानी नाइट्रोजन गैस की अधिक मात्रा में मिला देते हैं तो गैस नाम का एक विलयन के तरह बनकर तैयार हो जाता है। इस तरह से सभी स्टूडेंट आपके जो तुम्हारे जो भौतिक प्रावस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार के हैं, 9 प्रकार के। ये पहला प्रकार है तुम्हारा, ये दूसरा प्रकार है, ये तीसरा प्रकार, ये चौथा, ये पांचवा प्रकार, ये छठवां, ये सातवां, ये आठवां और ये 9वां। इस तरह से तुम्हारे टोटल विलयन कितने हो गए, भौतिक प्रावस्था के आधार पर कितने, 9 प्रकार के हो गए। तो आप इस स्टूडेंट इन सभी मतलब भौतिक प्रावस्था के आधार पर जो विलयन 9 प्रकार के हैं उनको नोट कर लें और इन्हें कंठस्थ तरीके से याद कर लें। तो देखते हैं स्टूडेंट, क्लास 12 की जो रसायन विज्ञान है, जो केमिस्ट्री है, उसके अंदर आपका जो पहला पार्ट है विलयन। विलयन के अंदर हम पहले ही आपको विलयन के प्रकार और विलयन को परिभाषित कर चुके हैं, विलयन के घटकों को भी बता चुके हैं। अब हम देखते हैं विलयन की सांद्रता किसे पढ़ेंगे, विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं। जो विलयन की सांद्रता होती है, यानी किसी विलयन के संगठन को जिस रूप में व्यक्त किया जाता है वह सांद्रता कहलाती है। क्या कहलाती है, सांद्रता कहलाती है। यानी किसी विलयन के संगठन को हम जिस रूप में व्यक्त कर सकते हैं उस रूप को हम क्या कहते हैं, सांद्रता कहते हैं। सांद्रता को 2 रूपों में व्यक्त किया जाता है। सांद्रता को 2 रूपों में व्यक्त किया जाता है। इसका पहला रूप तुम्हारा क्या है, मात्रात्मक रूप और दूसरा तुम्हारा है गुणात्मक रूप। तो आज हम मात्रात्मक रूप को पढ़ेंगे। किसे पढ़ेंगे, मात्रात्मक रूप। जो तुम्हारा मात्रात्मक रूप होता है, मात्रात्मक रूप के अंदर आता है पहला द्रव्यमान प्रतिशत, जिसे हम W/W से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा आता है तुम्हारा द्रव्यमान डैश आयतन प्रतिशत, जिसे हम
%% से प्रदर्शित करते हैं। तीसरा आता है तुम्हारा आयतन प्रतिशत। क्या आता है तुम्हारा तीसरा? आयतन प्रतिशत, जिसे हम %% से प्रदर्शित करते हैं। चौथा आता है तुम्हारा मोलरता। चौथा क्या आता है? मोलरता, यानी जिसे हम कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। और पांचवा आता है तुम्हारा मोल अंश। पांचवा क्या आता है तुम्हारा? मोल अंश, जिसे स्मॉल x से प्रदर्शित करते हैं। छठवां तुम्हारा आता है मोललता। छठवां क्या आता है? मोललता, जिसे हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। और सातवां आता है तुम्हारा ppm। ppm तथा ppb में सांद्रता। यानी मात्रात्मक रूप को हम 7 रूप से परिभाषित कर सकते हैं। पहला तुम्हारा आता है द्रव्यमान प्रतिशत, जिसे हम W/W% से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा होता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, इसे W/V से प्रदर्शित करते हैं। और तीसरा आता है आयतन प्रतिशत, इसे हम UV/UV से प्रदर्शित करते हैं। और चौथा आता है मोलरता, इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। और पांचवा आता है तुम्हारा मोल अंश, जिसे हम स्मॉल x से प्रदर्शित किया जाता है। और छठवां आता है मोललता, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। और सातवां आता है ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन, तथा ppb पार्ट्स पर बिलियन, यानी पार्ट्स पर मिलियन तथा पार्ट्स पर बिलियन में सांद्रता। ये तुम्हारी इस तरह से हम इन सब के माध्यम से आपको मात्रात्मक रूप से यानी सांद्रता को प्रदर्शित करेंगे या व्यक्त करेंगे। तो हाई स्टूडेंट, देखते हैं हम जो तुम्हारी पहला मात्रात्मक रूप है वो क्या है तुम्हारा? द्रव्यमान प्रतिशत है। क्या है? द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत को हम दर्शाते हैं W/W% से। यानी जब बिलियन के किसी अवयव का द्रव्यमान एवं बिलियन के सभी अवयवों के कुल, यानी अवयवों के कुल द्रव्यमान के अनुपात में 100 का गुणा, यानी 100 का गुणा किया जाता है तो उसे द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। तो उसे द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। इसे W/W% से प्रदर्शित करते हैं। यानी समझे, यानी जब बिलियन के किसी अवयव के द्रव्यमान एवं बिलियन के सभी अवयवों के कुल द्रव्यमान के अनुपात में 100 को गुणा कर देते हैं, जिससे हमें क्या प्राप्त हो जाता है? द्रव्यमान प्रतिशत प्राप्त हो जाता है। इसे हम W/W% से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका जो सूत्र बनेगा वो क्या होगा तुम्हारा? सूत्र बनेगा तुम्हारा द्रव्यमान प्रतिशत W/W% बराबर बिलियन के किसी अवयव का द्रव्यमान इंटू 100 बट्टे बिलियन के सभी अवयवों का कुल द्रव्यमान क्या कहलाता है? द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। दूसरा है तुम्हारा
द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान डैश आयतन प्रतिशत, इसे W/V परसेंट से प्रदर्शित करते हैं। इसमें क्या होता है, जब बिलियन के किसी अवयव चाहे वह घटक हो, बिलिय या विलायक हो, अवयव का द्रव्यमान एवं बिलियन के सभी अवयवों का कुल आयतन के अनुपात को 100 से गुणा करने पर द्रव्यमान आयतन प्रतिशत प्राप्त होता है। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत प्राप्त होता है। इसे W/V परसेंट से प्रदर्शित करते हैं। इससे W/V परसेंट से प्रदर्शित करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जब बिलियन के किसी अवयव का द्रव्यमान, चाहे वो विलेय हो या विलायक हो, एवं बिलियन के सभी अवयवों के कुल आयतन के अनुपात को जब हम 100 का गुणा कर देते हैं तो वह द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बन जाता है, जिसे हम W/V परसेंट से प्रदर्शित करते हैं। जो इसका सूत्र बनेगा वो तुम्हारा होगा द्रव्यमान डैश आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान डैश आयतन प्रतिशत, यानी W/V परसेंट बराबर होता है बिलियन के किसी अवयव का द्रव्यमान इंटू 100 बट्टे बिलियन का आयतन। यानी द्रव्यमान जो आयतन प्रतिशत होगा वो बिलियन के किसी अवयव का द्रव्यमान बट्टे बिलियन का आयतन इंटू 100 होगा। 100 का गुणा क्यों करते हैं? क्योंकि किसी संख्या को जब हम प्रतिशत में बदला जाता है तो 100 का गुणा करते हैं, इसीलिए यहाँ पर 100 का गुणा किया जाता है। इसका उपयोग इस सांद्रता का उपयोग फार्मेसी और औषधियों में किया जाता है। तो आप सभी स्टूडेंट द्रव्यमान प्रतिशत को और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को अच्छी तरह से नोट करें और इसे लर्न कर लें, जिससे आसानी से आप परीक्षा में सॉल्व कर सकें और अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। तो हाई स्टूडेंट देखते हैं, जब हम अब देखेंगे तुम्हारा जो अगला है नंबर 3 आयतन प्रतिशत। क्या है? आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत को मतलब हम OB/OB से प्रतिशत। तो देखते स्टूडेंट, हम देखेंगे आयतन प्रतिशत क्या होता है तुम्हारा, कि जब किसी बिलियन के किसी अवयव का आयतन एवं बिलियन के आयतन के अनुपात में 100 का गुणा करते हैं, 100 का गुणा करते हैं तो आयतन प्रतिशत प्राप्त होता है। तो आयतन प्रतिशत प्राप्त होता
है। इसे उबी बाई उबी % से प्रदर्शित करते हैं। जैसे इसका सूत्र होता है तुम्हारा कि आयतन प्रतिशत ओबी बाई ओबी % बराबर बिलियन के किसी अवयव का आयतन गुणा 100 बट्टे बिलियन का कुल आयतन, तो ये तुम्हारा क्या प्राप्त हो जाता है, आयतन प्रतिशत प्राप्त हो जाता है। अब देखते हैं नंबर चौथा तुम्हारा मोलरता। क्या देखेंगे, मोलरता यानी कैपिटल M। मोलरता किसे कहते हैं, यानी जब किसी बिलियन के 1 लीटर में जितने मोल उपस्थित होते हैं तो उसे मोलरता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, मोलरता यानी कैपिटल M कहते हैं। इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। क्या होता है, मोल प्रति लीटर होता है। मोलरता ताप पर निर्भर करती है। ताप पर निर्भर करती है क्योंकि आयतन ताप पर निर्भर होता है। इसका जो तुम्हारा सूत्र होगा, फॉर्मूला बनेगा, इसका सूत्र होगा तुम्हारा मोलरता यानी कैपिटल M बराबर विलेय के मोलों की संख्या बट्टे बिलियन का आयतन लीटर में, यानी बिलियन का आयतन किसमें होगा तुम्हारा, लीटर में। यानी अगर बिलियन का आयतन मिल लीटर में दिया होगा तो उसे हम लीटर में चेंज कर लेंगे, तब फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर मोलों की संख्या होगी किसमें, मोल में। तो आप सभी स्टूडेंट इन सभी सूत्रों को नोट करें और परिभाषाओं को याद करें, जिससे आसानी से परीक्षा में मोलरता को लिख सकें। मोलरता आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए यानी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।